नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है अपराधी, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। वनस्थली के रंगीन संसार में अरुण किरणों ने इठलाते हुए पदार्पण किया और वे चमक उठी। देखा तो कोमल किसलय और कुसुमों की पंखुड़ियां बसंत पवन के पैरों के समान हिल रही थीं। पीले पराग का अंगराग लगने से किरणें पीली पड़ गईं। बसंत का प्रभाव था। युवती कामिनी मालिन का काम करती थी। उसे और कोई ना था। वह इस कुसुम कानन से फूल चुन ले जाती और माला बनाकर बेचती थी। कभी कभी उसे उपवास भी करना पड़ता, पर वह यह काम ना छोड़ती थी। आज भी वह फूले हुए कचनार के नीचे बैठी हुई अर्धविकसित कामिनी कुसुमों को बिना बेधे हुए फंदे देकर माला बना रही थी। भंवर आए, गुनगुनाकर चले गए। बसंत के दूतों का संदेश उसने ना सुना। मलय पवन आंचल उड़ाकर रूखी लटों को बिखराकर हट गया। मालिन बेसुध थी। वह फंदा बनाती जाती थी और फूलों को फंसाती जाती थी। द्रुत गति से दौड़ते हुए अश्व के पद शब्द ने उसे त्रस्त कर दिया। वह अपनी फूलों की टोकरी उठाकर भयभीत होकर सिर झुकाए खड़ी हो गई। राजकुमार आज अचानक उधर वायु सेवन के लिए आ गए थे। उन्होंने दूर ही से देखा, समझ गए कि वह युवती त्रस्त है। बलवान अश्व वहीं रुक गया। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? कुरंगी कुमारी के समान बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने कहा, मालिन। क्या तुम माला बनाकर बेचती हो? हाँ। यहाँ का रक्षक तुम्हें रोकता नहीं? नहीं, यहाँ कोई रक्षक नहीं है। आज तुमने कौन सी माला बनाई है? यही कामिनी की माला बना रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। अच्छा, तुम इस माला को पूरी करो, मैं लौट कर उसे लूंगा। डरने पर भी मालिन ढीठ थी। उसने कहा, धूप निकल आने पर कामिनी का सौरभ कम हो जाएगा। मैं शीघ्र आऊंगा, कहकर राजकुमार चले गए। मालिन ने माला बना डाली। किरणें प्रतीक्षा में लाल पीली होकर धवल हो चली। राजकुमार लौटकर नहीं आए। तब उसी ओर चली जिधर राजकुमार गए थे। युवती बहुत दूर न गई होगी कि राजकुमार लौटकर दूसरे मार्ग से उसी स्थान पर आए। मालिन को ना देखकर पुकारने लगे, मालिन, ओ मालिन। दूरागत कोकिल की पुकार सा वह स्वर उसके कान में पड़ा था। वह लौट आई। हाथों में कामिनी की माला लिए वह वन लक्ष्मी के समान लौटी। राजकुमार उसी दिन सौंदर्य को सकूतूहल देख रहे थे। कामिनी ने माला गले में पहना दी। राजकुमार ने अपना कौशेय उषडीश खोलकर मालिन के ऊपर फेंक दिया। कहा, जाओ, इसे पहन कर आओ। आश्चर्य और भय से लताओं की झुरमुट में जाकर उसने आज्ञानुसार कौशेय वसन पहना। बाहर आई तो उज्जवल किरणें उसके अंग अंग पर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थीं। राजकुमार मुस्कुराए और कहा, आज से तुम इस कुसुम कानन की वन पालिका हुई हो, स्मरण रखना। राजकुमार चले गए। मालिन किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर मधुक वृक्ष के नीचे बैठ गई। बसंत बीत गया। गर्मी जलाकर चली गई। कानन में हरियाली फैल रही थी। श्यामल घटाएं आकाश में और शस्य शोभा धरणी पर एक सघन सौंदर्य का सृजन कर रही थी। वनपालिका के चारों ओर मयूर घेरकर नाचते थे। संध्या में एक सुंदर उत्सव हो रहा था।
रजनी आई। वनपालिका के कुटीर को तम ने घेर लिया। मूसलाधार वृष्टि होने लगी। युवती प्रकृति का मदविह्वल लास्य था। वनपालिका पर्ण कुटीर के वातायन से चकित होकर देख रही थी। सहसा बाहर कंपित कंठ से शब्द हुआ, आश्रय चाहिए। वनपालिका ने कहा, तुम कौन हो? एक अपराधी। तब यहाँ स्थान नहीं है, विचार कर उत्तर दो। कहीं आश्रय ना देकर तुम अपराध ना कर बैठो। वनपालिका विचारने लगी। बाहर से फिर सुनाई पड़ा, विलंब होने से प्राणों की आशंका है। वनपालिका निसंकोच उठी और उसने द्वार खोल दिया। आगंतुक ने भीतर प्रवेश किया। वह एक बलिष्ठ युवक था। साहस उसकी मुखाकृति थी। वनपालिका ने पूछा, तुम कौन सा अपराध किया हो? बड़ा भारी अपराध है, प्रभात होने पर सुनाऊंगा। इस रात्रि में केवल आश्रय दो। कहकर आगंतुक अपना आद्र वस्त्र निचोड़ने लगा। उसका स्वर विकृत और वदन नीरस था। अंधकार ने उसे और भी अस्पष्ट बना दिया था। युवती वनपालिका व्याकुल होकर प्रभात की प्रतीक्षा करने लगी। सहसा युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह त्रस्त हो गई। बोली, अपराधी, यह क्या? अपराधी हूं सुंदरी। अब की बार उसका स्वर परिवर्तित था। पागल प्रकृति पर्णकुटी को घेरकर अपनी हंसी में फूटी पड़ती थी। वह कर स्पर्श उन्मादकारी था। कामिनी की धमनियों में बाहर के बरसाती नालों के समान रक्त दौड़ रहा था। युवक के स्वर में परिचय था, परंतु युवती की वासना के कुतूहल ने भय का बहाना खोज लिया। बाहर करकापात के साथ ही बिजली कड़की। वनपालिका ने दूसरा हाथ युवक के कंठ में डाल दिया। अंधकार हंसने लगा। बहुत दिन बीत गए, कितने ही बरस आए और चले गए। वह कुसुम कानन जिसमें मोर, शुक और पिक फूलों से लदी झाड़ियों में विहार करते थे, अब एक जंगल हो गया था। अब राजकुमार वहां नहीं आते थे, अब वे स्वयं राजा हैं। सुकुमार पौधे सूख गए थे। विशालकाय वृक्षों ने अपनी शाखाओं से जकड़ लिया। उस गहन वन में एक कोने में एक पर्णकुटी थी। उसमें एक स्त्री और उसका पुत्र, वो दोनों रहते थे। दोनों बहेलियों का व्यवसाय करते, उसी से उनका जीवन निर्वाह होता था। पक्षियों को फंसाकर नागरिकों के हाथ वह बालक बेचा करता था। कभी कभी मृग शावक भी पकड़ ले आता। एक दिन वनपालिका का पुत्र एक सुंदर कुरंग पकड़कर नगर की ओर बेचने के लिए ले गया। उसकी पीठ पर बड़ी अच्छी बूटियां थी। वह दर्शनीय था। राजा का पुत्र अपने टट्टू पर चढ़कर घूमने निकला था, उसके रक्षक के साथ। राजपुत्र मचल गया। किशोर मूल्य मांगने लगा। रक्षकों ने कुछ देकर उसे छीन लेना चाहा। किशोर ने कुरंग का फंदा ढीला कर दिया। वह छलांग भरता हुआ निकल गया। राजपुत्र अत्यंत हठी था। वह रोने लगा। रक्षकों ने किशोर को पकड़ लिया। वे उसे राजमंदिर की ओर ले चले। वातायन से रानी ने देखा, उसका लाल रोता हुआ लौट रहा है। एक आंधी सी आ गई। रानी ने समाचार सुनकर उस बहेलिये के लड़के को बेंतों से पीटे जाने की आज्ञा दी। किशोर ने बिना रोए, चिल्लाए और आंसू बहाए बेंतों की चोट सहन की। उसका सारा अंग क्षत विक्षत पड़ा था।
पीड़ा से चल नहीं सकता था। मृगया से लौटते हुए राजा ने देखा। एक बार दया तो आई, परंतु उसका कोई उपयोग न हुआ। रानी की जो आज्ञा थी। वनपालिका ने राजा के निकल जाने पर किशोर को गोद में उठा लिया। अपने आंसुओं से घाव धोती हुई उसने कहा, आह, वे कितने निर्दयी हैं। फिर कई वर्ष बीत गए। नवीन राजपुत्र को मृगया की शिक्षा के लिए, लक्ष्य साधने के लिए वही नगरोपकंठ का वन स्थिर हुआ। वहां राजपुत्र हिरणों पर, पक्षियों पर तीर चलाता था। वनपालिका को अब फिर कुछ लाभ होने लगा। हिरणों को हाँकने से, पक्षियों का पता बताने से कुछ मिल जाता है। परंतु उसका पुत्र किशोर राजकुमार की मृगया में भाग ना लेता था। एक दिन बसंत की उजली धूप में राजा अपने राजपुत्र की मृगया परीक्षा लेने के लिए 16 बरस बाद उस जंगल में आए थे। राजा का मुंह एक बार विवर्ण हो गया। उस कुसुम कानन के सभी सुकुमार पौधे सूख कर लोप हो गए हैं। उनकी पेड़ियों में कहीं कहीं दो एक अंकुर निकलकर अपने प्राचीन बीज का निर्देश करते थे। राजा स्वप्न के समान उस अतीत की कल्पना कर रहे थे। अहेरियों के वेश में राजपुत्र और उसके समवयस्क जंगल में आए। किशोर भी अपना धनुष लिए एक ओर खड़ा था। कुरंग पर तीर छूटे। किशोर का तीर कुरंग के कंठ को बेध कर राजपुत्र की छाती में घुस गया। राजपुत्र अचेत होकर गिर पड़ा। किशोर पकड़ लिया गया। इधर वनपालिका राजा के आने का समाचार सुनकर फूल खोजने लगी थी। उस जंगल में अब कामिनी कुसुम नहीं थे। उसने मधुक और दूर्वा की सुंदर माला बनाई, यही उसे मिले थे। राजा क्रोध से उन्मत्त थे। प्रतिहिंसा से कड़क कर बोले, मारो। बधिकों के तीर छूटे। वह कमनीय कलेवर किशोर पृथ्वी पर लौटने लगा। ठीक उसी समय मधुक मालिका लिए वनपालिका राजा के सामने पहुंची। कठोर नियति जब अपना विधान पूर्ण कर चुकी थी, तब कामिनी किशोर के शव के पास पहुंची। पागल सी उसने माला राजा के ऊपर फेंकी और किशोर को गोद में बैठा लिया। उसकी निश्चेष्ट आंखें मौन भाषा में जैसे माँ माँ कह रही थी। उसने हृदय में घुस जाने वाली आंखों से एक बार राजा की ओर देखा और भी देखा राजपुत्र का शव। राजा एक बार आकाश और पृथ्वी के बीच में हो गए, जैसे वह कहां से कहां चले आए। राजपुत्र का शोक और क्रोध वेग से बहती हुई बरसाती नदी की धारा में बुल्ले के समान बह गया। उनका हृदय विषय शून्य हो गया। एक बार सचेत होकर उन्होंने देखा और पहचाना अपना वही जीर्ण कौशेय उषडीश, वनपालिका। राजा बोले, कामिनी की आंखों में आंसू नहीं थे। यह कौन था? गंभीर स्वर में सर नीचा किए वनपालिका ने कहा, अपराधी। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी अपराधी का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी अपराधी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।